साल 5% और उससे अगले साल 6% की रफ्तार पे हम मईशत को तरक्की दिलवाएंगे। 20,000 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा गया, 25 अरब की एक्सपोर्ट जो इनको दी गई वो 20 अरब छोड़ी गई, तरसीलाते ज़र कम हो गए, कर्जे ज्यादा लिए, दिवालिया मुल्क करके हमें दिया, पूरी कब्जा माफिया है। जो अगला बजट आ रहा है उसमें हम पास जाएंगे, लोग हमारे पास कर्जे लेने नहीं आएंगे। लाहौर में पुलिस एहलकारों को गाड़ी की टक्कर से जख्मी करने के वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तान के चंद अहम सवालों पर एक नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान का पहला सवाल है कि सिंध में कोरोना की सूरत हाल दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा खतरनाक है। इस सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलने का फैसला दुरुस्त है। पाकिस्तान का आज का दूसरा सवाल है, इम्तिहानात कैसे होंगे? तलबा और तालीमी बोर्ड्स परेशान हैं। क्या तमाम तालीमी बोर्ड्स इम्तिहानात के लिए मुत्तफ़िका लाहे अमल बना पाएंगे? इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ज़रा हमें वाज़ेह तौर पर बताइएगा कि आज टास्क फोर्स का जो इंतहाई अहम इजलास हुआ है, स्कूल्स खोलने से मुतालिक क्या फैसले सर किए गए हैं? देखिए, स्कूल्स में नवीं जमात से ऊपर की जो क्लासेस हैं, यानी कि स्कूल में 9वीं 10वीं और फिर कॉलेजेस में 11वीं 12वीं, फिर वो जो ग्रेजुएशन की क्लासेस है, डिग्री क्लासेस है वो, और उसके बाद फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मतलब इस तरह कह सकते हैं कि 9th एंड अबव क्लासेस इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रीओपन हो जाएंगी कल से, और उसमें 50% की अटेंडेंस के साथ बच्चे आ सकेंगे। यानी अगर जिस क्लास में 50 बच्चों की इनरोलमेंट है, वहाँ सिर्फ 25 बच्चे आएंगे एक दिन, और फिर नेक्स्ट डे 25 और आएंगे। उसके साथ साथ जो SOPs हैं जो पहले से तयशुदा हैं कि किस तरह डिस्टेंस पे बैठना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर्स होने चाहिए, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो उनको फॉलो करनी है। और उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है वो करवानी होगी तमाम स्कूल के अमले को। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में आज तक का जो डेटा है उसमें तकरीबन 41% लोगों की हो चुकी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स ये 100% हो जाए, और प्राइवेट स्कूल्स में भी ये करें, और फिर जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर फिर हम एक्शन लेंगे ज़रूर। ये सर वैक्सीनेशन में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ शामिल हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के? जी, तमाम अमला जो किसी भी स्कूल में काम करता है। अच्छा सईद गनी साहब, 9वीं से जो निचली क्लासेस हैं, पहली से लेकर 8वीं तक, उनके हवाले से क्या फैसले किए गए हैं? देखिए, अभी भी सूबा सिंध में और ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद में जो इन्फेक्शन रेट है वो कोई इत्मीनान बख्श नहीं है। अभी भी वो थोड़ा हायर साइड पे है। कुछ कम ज़रूर हुआ है पिछले 8-10 दिनों में, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। तो हम थोड़ा ये देखेंगे कि क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी करने की इजाज़त दी जा रही है, तो इसका इम्पेक्ट जो है वो कितना इस पर आता है। अगर अल्लाह का फजल रहता है और ये नंबर्स नहीं बढ़ते हैं और मज़ीद कमी की तरफ जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट फेज़ में हम जो बाकी क्लासेज हैं उनको भी खोल देंगे। अच्छा, विफाक की जानिब से सर जो पहली से चौथी तक जमातें और छठी और सातवीं को बगैर इम्तिहान के प्रमोट का फैसला किया गया, और 5वीं और 8वीं का इम्तिहान लेने का फैसला किया गया, तो सिंध गवर्नमेंट भी इसी फैसले के साथ ही जाएगी मुस्तकबिल में, या फिर तब्दील करेंगे इसको? देखिए, एक तो जो इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कमेटी एक है जिसमें तमाम सूबों के जो वज़राए तालीम होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसको चेयर करते हैं शफकत महमूद साहब। वहाँ अभी से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से ये फैसला हो गया था कि इस साल अगर एग्जाम्स के प्रमोट नहीं किया जाएगा, और उस पर आज तक वो कायम है। जो आखिरी मीटिंग हुई थी उस पर भी यही फैसला हुआ था। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई और फैसला किया है तो हमें वो ऑफिशियली कन्वे तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे डिसीजंस जब इस किस्म की जो ये बैनुल वज़ारती कमेटी है, बैनुल सूबाई वज़ारती कमेटी है, उसमें होते हैं, तो कुछ चीज़ों पर सूबों को जो है वो ये कह दिया जाता है कि अब अपने हालात के मुताबिक फैसले कर लें। सूबा सिंध जो है हमेशा हमारे एक स्टीयरिंग कमेटी है, हम उनसे मशावरत करते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के चेयरमैन हैं, स्कूल की एसोसिएशन हैं, उनसे मशावरत करते हैं, और उसके बाद हम इस बात पर फैसला करते हैं कि एग्जाम्स होने हैं कि नहीं होने। तो मैं नहीं समझता कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है तो हम कोई भेड़ चाल में उनके पीछे चल पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे पीछे। हम अपने हालात के मुताबिक अपना फैसला करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो शायद बगैर एग्जाम्स कर दें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्स होने चाहिए। लेकिन अब उसमें तय किया जा सकता है कि कौन सी क्लास के साथ क्या किया जाना चाहिए।
ठीक है, तो सईद गनी साहब, ये जो 9वीं से 12वीं तक के इम्तिहानात के हवाले से जो तजवीज़ ये दी गई थी कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहान लिए जाए और उनके नंबर्स की बुनियाद पर लाजमी मज़ामीन के नंबर्स भी लगाए जाएँ, तो सिंध गवर्नमेंट इस तजवीज़ के साथ जाएगी या फिर सिंध गवर्नमेंट तमाम मज़ामीन के इम्तिहान लेगी? नहीं, हमने इस तजवीज़ के साथ इत्तफाक किया था जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें, लेकिन जो फ़र्क था वो ये था कि सूबा सिंध ने जनवरी के महीने में ये फैसला कर लिया था कि हमारे यहाँ एग्जाम्स जो हैं वो जुलाई में होंगे, जबकि बाकी सूबों की डेट्स डिफरेंट थी और उन्होंने अब चेंज करके उसको जुलाई में किया है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो स्केड्यूल था उसके मुताबिक हमने ज़ाहिर के पूरे पेपर्स देने थे, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो सब शामिल थे, लेकिन अब चूंकि हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा सा अपना जो स्केड्यूल है उसको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, उसको रिविजिट करेंगे और थोड़ी सी डेट्स चेंज करेंगे, इसलिए कि पहले पेपर ज़्यादा हो रहे थे अब कम हो गए, तो वो तब्दीली ज़रूर होगी। लेकिन हमारे यहाँ भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में करेंगे, लेकिन हमारे कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि शायद इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुश्किलात अगर आती हैं बच्चों को तो वो हम उसमें से उनको निकालें किसी तरह से। अच्छा सईद गनी साहब, ये जो कॉम्प्लिकेशंस का आपने जिक्र किया है, दीगर सूबों में भी तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान की जानिब से और मुख्तलिफ माहिरीन तालीम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्टिव्स की बुनियाद पर कंपल्सरी को कैसे जज किया जा सकता है, तो आप तक भी सिंध के तालीमी बोर्ड्स की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात आई हैं इस ज़मन में? नहीं, हम तो जो फैसला करते हैं उसमें हमारे बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं उनकी राय को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है। वहाँ पर भी इत्तेफाक तो अक्सरियती राय तो ये है कि जी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इससे कुछ शायद इश्यूज होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अप्रोच है हमारी सिंध गवर्नमेंट की या डिपार्टमेंट जो हमारा एजुकेशन का उसकी, कि इस किस्म के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसमें हमारे फैसले इस तरह के होने चाहिए कि किसी बच्चे को उसका डिसएडवांटेज ना हो बल्कि सब एडवांटेज में ही हो। कोई ये ना कर सोचे कि अगर ये फैसला ना होता तो शायद मैं ज़्यादा फ़ायदे में होता। तो हम कोशिश करते हैं कि इस किस्म के फैसले, और माजी में भी जब बच्चे प्रोमोट हुए थे बगैर एग्जाम्स के तो बाकी सूबों की पॉलिसी से सूबा सिंध की पॉलिसी डिफरेंट थी और हमने तमाम बच्चों को जो है उसमें अकोमोडेट किया था। और हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म का कोई एहतजाज कहीं से कोई आवाज़ ऐसी नहीं है, जबकि बाकी सूबों में वो और इवन कैम्ब्रिज में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो अगर हम कंसंट्रेशन करते हैं और ये इस अप्रोच के साथ जाते हैं कि किसी को कोई डिसएडवांटेज ना हो तो फिर शायद बेहतर फैसले पर हम पहुंच जाते हैं। तो ये जो बात अभी आ रही है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट से किसी स्टूडेंट को कोई नुकसान हो सकता है या उसका कोई नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो इस चीज़ को हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो। तो सईद गनी साहब, अब जिस तरह कि आप खुद भी ये जिक्र कर रहे हैं और डेटा के मुताबिक भी कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर इलाकों में कोविड की सूरत हाल कुछ तसल्ली बख्श नहीं है, तो इसी सूरत हाल में जब इम्तिहानात लिए जाएंगे 9वीं से 12वीं तक के, तो फिर सेंटर्स में क्या ख़ास SOPs को फॉलो किया जाएगा? क्या सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी? किस तरह से मैनेज किया जाएगा फिर इस सूरत हाल को? देखिए, एक तो अभी तक जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ तो नंबर्स में कमी आई है। मैंने ये कहा कि कम हुए हैं, लेकिन अभी भी शायद इसको मजीद कम होने की ज़रूरत है। अगर तो खुदा ना खास्ता नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं, ज़ाहिर है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हमें जो फैसले हमने आज किए उसको दोबारा रिविजिट करना पड़े शायद। लेकिन अल्लाह करे अगर इसी तरह चलते हैं या और थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है तो फिर एग्ज़ाम्स कराना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और जब एग्ज़ाम्स आप करवाते हैं और इन दिनों में जो नॉर्मल क्लासेज अगर वो ना हो रही हों तो किसी भी स्कूल में किसी एक जमात के बच्चों का एग्ज़ाम लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम बड़ी आसानी के साथ उनको जो ये ख़ास तौर पर जो फासले पे बिठाने वाला एक बुनियादी जो SOPs का एक जुज़्व है वो हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि शायद हमें एग्ज़ाम्स में ये SOPs वाला इशू ज़्यादा सामने आएगा, क्योंकि वो हमने बहुत सारे उसमें ऑप्शंस ज़हन में हमारे हैं कि किस तरह हमने करने वो हम कर लेंगे। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है जिससे हमें डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता ये नंबर्स की बढ़ न जाएं, वो अल्लाह करे अगर कंट्रोल में रहते हैं तो फिर एग्जाम्स करवाना कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सईद साहब, दुआ और उम्मीद तो यही है कि नंबर्स कंट्रोल हो, बल्कि कम हो जाए इनकी तादाद। इस सारी सूरत हाल में जब ये एकेडमिक एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हो जाती हैं तो गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से फिर क्या तजावीज़ हैं? क्या उन्हें कम कर दिया जाएगा, होंगी या नहीं होंगी, और तालीमी कैलेंडर पर क्या असर पड़ेगा इसका? फिर देखिए, हमने जब जनवरी में ये सारे फैसले किए थे तो उसमें हमने जुलाई के महीने में जो 1 महीना हमने गर्मियों की छुट्टी का फैसला किया था, और आमतौर पे हमारे यहाँ 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं। और उसकी वजह ये थी कि मोस्टली जो है स्कूल वैसे बंद रहे हैं और हमें वो जो नुकसान हुआ है उसको किसी तरह से हमने उसको
नुकसान को कम करने की कोशिश करनी है। तो अब जाके चूंकि उसके बाद फिर स्कूल बंद हो गए थे, तो अब ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि क्या मजीद हमें छुट्टियां करने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो उसका एक और मसला ये है कि जी बहुत सारे इलाकों में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि शायद उन दिनों में बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल होता है, और जब बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़तरनाक किस्म की लोड शेडिंग भी उन इलाकों में हो रही हो और बिजली भी ना हो, गर्मी भी शदीद हो, तो ये भी एक मुश्किलात है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन तमाम जो हमारे लिए चैलेंजिंग एक सिचुएशन है उसके अंदर एडजस्ट कर जाएं बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन बहरहाल इस वक्त हतमी तौर पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल हमारी जो पहली तरजीह है कि ये स्कूल जो खुले हैं ये खुलें और उसके बाद एग्जाम्स हम करवा लें। अल्लाह ने चाहा अगर मौका मिला तो गर्मियों की छुट्टियां भी कर लेंगे, वरना फिर उसके बाद अगर मुश्किल हुआ, ये जो हमारा एकेडमिक प्लान हम बनाते हैं साल का, उसमें अगर कोई मुश्किल हुआ तो फिर बहुत सारी चीज़ें हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो सईद गनी साहब, एग्जाम्स के बाद जो अगली क्लासेस में दाखिले हैं वो फिर एक और बड़ा इशू बन जाता है, और इस सारी सूरत हाल में जब सारे कोविड की गैर यकीनी सूरत हाल में एकेडमिक कैलेंडर भी ऊपर नीचे हुआ, तो क्या प्रोविजनल दाखिले दिए जाएंगे रिजल्ट आने से पहले? उस हवाले से क्या सजेशंस हैं आपके पास? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने इम्पोर्टेंट कही है कि ये आम तौर पे लोग समझते हैं कि स्कूल बंद कर दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। और छोटी क्लासें हैं, फिर उसके बाद जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स के बाद आपके एडमिशन्स होते हैं, एडमिशन्स के बाद कई बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, फिर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स होते हैं, फिर उसके बाद कई लोग होते हैं जो मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं जिसको हम आगे पीछे कर नहीं सकते जब तक तमाम चीज़ें उस प्लान के मुताबिक रीडिज़ाइन ना हो जाएँ। अच्छा, इस वक्त भी ये मसला था तो हमने HEC से भी बात की है और उन्हें भी कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स होते हैं उसको भी थोड़ा सा वो देख लें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ हफ्तों के लिए उनको आगे ले जाएं। और हम भी कोशिश करेंगे कि पहले हम उन बच्चों को एग्जाम्स में बिठा दें जिनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जाना है, फिर सेकंड जो है वो कॉलेजेस को देखेंगे, उसके बाद फिर 9th और 11th की जो एग्जाम्स हैं वो हम कराएंगे। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है प्लान कि पहले 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के होते थे, अब जो है वो 10वीं और 12वीं के पहले कर लेंगे और 9वीं और 11वीं के हम जो है वो बाद में करेंगे, चूंकि उनको फिर उन्हीं स्कूल्स में और उन्हीं कॉलेजेस में अगली क्लास में जाना होता है। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं। बाकी हमने हमारे यहाँ जो 3 घंटे का पेपर था उसको 2 घंटे का भी कर दिया है। उसका जो फॉर्मेट था वो चेंज करके 50% MCQs पे आ गए हम, और 30% शॉर्ट क्वेश्चंस और 20% लॉन्ग क्वेश्चंस पे रखा है हमने। तो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कम से कम जो है वो बैठे क्लास में, और उसके साथ MCQs में तैयारी निस्बतन ज़रा आसान होती है तो वो भी कर लें। अच्छा सईद गनी साहब, वालिदैन को एक कंसर्न था स्कूल फ़ी के, और ख़ासतौर पर प्राइवेट स्कूल फ़ीस में ये काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात वालिदैन के सामने आ रहे थे। तो क्या सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी फ़ी कीमत में, जिस तरह से फेडरल ने दी है? देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लास्ट ईयर आपको याद होगा कि एक मुकम्मल लॉकडाउन था जी, और तमाम का तमाम कारोबार जो है वो बंद कर दिया गया था। उससे लोगों का जो ज़रिया मुआश था वो बिल्कुल बुरी तरह मुतासर हुआ था, और लोगों की जो अर्निंग्स थी वो तकरीबन कुछ की कम हुई, लेकिन अक्सर लोगों की ख़त्म हो गई थी। उस सिचुएशन में ये 20% जो है वो डिस्काउंट दिया गया था, और वो भी सूबा सिंध में तो 2 मरतबा हाई कोर्ट ने हमारे इस ऑर्डर को सस्पेंड भी किया, फिर हम दोबारा उसको हम करवा देते थे। इस मरतबा पूरे मुल्क में कहीं पर भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर थी, और उसकी वजह से कुछ लोगों का जो आमदनी का ज़रिया है वो मुतासिर ज़रूर हुआ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जो 100% लोगों का ख़त्म हो गया हो। अच्छा, उसमें भी आप देखें कि इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद में 20% जो है वो रियायत दी गई, और वो भी उन स्कूलों की दी गई जिनकी फ़ीस 8,000 से ऊपर है। जो 8,000 से कम वाले थे उनकी नहीं दी गई। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे स्कूल से उनको इससे एग्जाम कर दिया गया। उसकी वजह ये है कि अगर आप स्कूलों को फीस नहीं देंगे और उसमें डिडक्शन करेंगे तो पिछले साल भी बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो बंद हो गए हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार हो गए हैं। अच्छा, हमें ये भी देखना होता है कि जहां हम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को रिलीफ दें, उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि स्कूल जो चल रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो सर्वाइव कर जाएं इस क्राइसिस के अंदर। अगर एक मरतबा स्कूल बंद हो जाते हैं तो दोबारा उनको रीओपन करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगर वो स्कूल बंद हो गए और हम नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए तो फिर वो जो गैप पैदा हो जाएगा जो सप्लाई का और डिमांड का, वो मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसानदेह होगा, और हमारे मुल्क के शायद लाखों बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुश्किल फैसले हैं। जाहिर है कि लोगों को फीस देते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर हम नहीं देते हैं तो दूसरी तरफ स्कूलों के बंद होने के खदशात इम्कान हैं। तो इसलिए इस मरतबा सिवाय इस्लामाबाद के पूरे मुल्क में किसी सूबे में जो है वो फीसों में रियायत नहीं की गई, और सिंध में भी नहीं की गई। अच्छा सईद गनी साहब, आखिर में स्कूल्स के साथ साथ जो मार्केट्स प्लेसेस का टाइम 2 घंटे बढ़ाने का फैसला किया गया। अब कोविड की मौजूदा सूरत हाल में ये फैसला क्या सिर्फ ताजरों के पुरजोर मुतालबे पर यह किया गया है सर?
नहीं, मैंने आपको बताया ना कि कुछ नंबर्स भी रिड्यूस हुए हैं। जब ये फैसले किए गए थे तो उस वक्त हमारे यहाँ रोजाना तकरीबन 2000 को हम टच कर रहे थे, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 100 के 1000 के करीब हमें, और बाद औकात अक्सर औकात 1000 से वो नीचे नंबर रहता है। तो अगर चीज़ें इंप्रूव हुई हैं तो फिर जाहिर है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी लाइफ नॉर्मलाइज करने की तरफ हम चले जाएं, इसलिए किया गया। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हालात ख़राब होते हैं तो जाहिर है सब अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रेडर्स हों या कोई और भी हो, उन्हें पता है कि सूरत हाल ख़राब होगी तो फिर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ सकती हैं। लेकिन उससे बचने का तरीका ये है कि तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, SOPs को फॉलो करें, वैक्सीनेशन कराएं, ताकि ऐसे हालात ही ना पैदा हों जिसमें फिर दोबारा सख्त फैसले करने पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद गनी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। सारी सूरत हाल पर सिंध गवर्नमेंट के लाहेमल और हिकमत अमली समय आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क की मौशी सूरत हाल और आने वाले बजट के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम की नजरें हैं आने वाले बजट पर। क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा या इस बजट में अवाम पर मजीद टैक्स और महंगाई का मजीद बोझ लाद दिया जाएगा? ये सवाल इस वक्त अवाम की ज़बान पर है। हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं अवाम को रिलीफ फराहम करने के, जबकि इसी दावों की बुनियाद पर अपोजिशन की जानिब से भी हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। इन तमाम अमूर पर बात करेंगे हमारे सेगमेंट में। सवाल है कि हुकूमत की मौशी पॉलिसी, अपोजिशन और हुकूमत के अलग अलग दावे, आखिर सच कौन बोल रहा है? तमाम पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मुर्शिद जनाब फ़रूख सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूख सलीम साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो जो मौशी आशारिये हैं, हुकूमत की जानिब से जो मौशी आशारिये बताए जा रहे हैं, फिर दावे और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि अब बेहतर वक्त आ गया है, लेकिन इन्हीं मौशी आशारियों को अपोजिशन की जानिब से गलत करार दिया जा रहा है। क्या ये तनकीद सिर्फ सियासी है या वाकई तनकीद या इल्ज़ाम में कोई हकीकत है? देखिए, मुझे लग रहा है कि 3 मुख्तलिफ किस्म के माशी इशारे सामने आ रहे हैं। एक हुकूमत के पसंदीदा माशी इशारे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन के पसंदीदा माशी इशारे हैं, लेकिन जो हकीकी माशी इशारे हैं वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के माशी इशारे हैं। वो नहीं देखते कि रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, GDP ग्रोथ रेट का क्या हाल है। 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके माशी इशारे घूमते हैं आटा, चीनी और बिजली के बिलों के इर्द गिर्द। तो बेहतर ये होगा कि अपोजिशन भी और हुकूमती जमात भी आटे की कीमत का जवाब दे, चीनी की कीमत के मुतालिक बताए, और बिजली के बिलों का या बिजली के बिल की क्या कीमत आ रही है, 3 साल पहले क्या थी। असल माशी इशारे ये हैं जो 22 करोड़ पाकिस्तानी फेस करते हैं। अच्छा फ़रूख सलीम साहब, गवर्नमेंट की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए जा रहे हैं, और सवाल आपसे ये करना है इस बुनियाद पे कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से फैक्ट्स आते हैं कि एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.61% जो पिछले एक हफ्ते में रिकॉर्ड की गई कम हुई है, तो क्या इन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर यह क्लेम किया जा सकता है कि महंगाई बतदरीज कम हो रही है या फिर ये सिर्फ टेम्पररी चेंज है? देखिए, ये सेलेक्टिव चूजिंग है। आपने कोई एक खास हफ्ते का, जिस हफ्ते में शायद ये कीमत गिरी है, वो हुकूमती जमात जो है वो उठा लेती है। हकीकत कुछ ऐसी है कि महंगाई सिर्फ नहीं हुई, तारीखी महंगाई हुई है। और तारीखी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर पिछले 33 महीनों में जब से PTI की हुकूमत आई है, आप देखें तो आटे की कीमत कोई 35 से 70-75 पे चली गई है, जिसका मतलब है कि 100% इजाफा हुआ है तकरीबन 3 सालों में। और आपको 70 साल की जो पाकिस्तान की माशी तारीख है, उसमें कोई भी 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई है। इसी तरह चीनी की कीमत 55 से 100 से तजावुज़ कर गई है, 55 से शुरू हुई थी, वहां पे भी 100% इजाफा है। इसी तरह बिजली अगर बिल आप अपने स्टूडियो का निकाल के देख लें, अपने घर का निकाल के देख लें, तो 10-11 रुपए का यूनिट था 3 साल पहले, आज वो 23-24 रुपए का है, जिस 100% इजाफा है। तो महंगाई तो हुई है, इसमें कतन कोई शक नहीं, और महंगाई भी तारीखी महंगाई हुई। दो धारी तलवार मैं समझता हूँ चली है कि महंगाई तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये हुआ है कि महंगाई के साथ साथ जो औसतन आमदन है पाकिस्तानी की ऑन एवरेज, वो भी गिर गई है। तो दो धारी तलवार चल रही है, एक तो चीजें बहुत महंगी हो गई और दूसरा उसके साथ साथ जो कुव्वत खरीद है वो भी गिर गई।
फ़रूख सलीम साहब, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदेगान हैं, मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में भी थे, और जब उनसे यही सवाल किया गया कि अगर महंगाई कम हो रही है इन स्टैट्स के मुताबिक भी और आशारिये बेहतर हैं, तो इसके समरात आवाम तक कब आएंगे? उसके जवाब में उन्होंने ये दावा किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैकेजेस आ रहे हैं, एहसास प्रोग्राम है, लंगर खाने कायम किए गए हैं, इमदाद दी जा रही है शहरियों को, तो उनकी तो ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। तो क्या ये इंडिकेटर्स ठोस हैं जो ये साबित कर सके कि अवाम की जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं फिर ग्राउंड रियलिटीज़ में? देखिए, इन सब जो गवर्नमेंट की कोशिशें हैं, इनका लुबे लुबाब और इनका हदफ ये होता है कि मुल्क में शहरियों में जो गुर्बत पाई जाती है उसको कम किया जाए। अब बाजार की हकीकत या ज़मीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि आज से 3 साल पहले 2018 में जो सर्विस किए जा रहे थे उसमें आ रहा था कि तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रही है। आज वही सर्वे IMF का, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो सामने आता है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 40% आबादी जो है अब ऐसे लोग हैं जो शराय गुर्बत से गिर गए हैं। तो 7 करोड़ आज से 3 साल पहले और 9 करोड़ पाकिस्तानी आज शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो इससे तो महसूस ये होता है, साबित ये होता है कि हुकूमत का अगर कोशिशें जो कर रही है उससे गुर्बत दूर नहीं हो रही और ना ही महंगाई दूर हो रही। ये 2 सबसे बड़े जो है वो इशारे हैं आम आदमी के लिए, गुर्बत दूर करना, महंगाई कम करना। बाकी अगर रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं और क्लेम ये किया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, क्लेम ये किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स ये बढ़ रही हैं, ज़रूर बढ़ रही होंगी, लेकिन उनका नतीजा कोई सामने अभी तक नहीं आ रहा। उनके समराज, जैसे आपने कहा, वो आम आवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो फ़रूख सलीम साहब, फाइनेंस मिनिस्टर्स की तब्दीलियां आपने देखी, FBR के अंदर तब्दीलियों को भी आपने नोट किया। इसके बाद जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब वो क्लेम करते हैं कि हम आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेबल और कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे। इन तमाम तर तब्दीलियों के होते हुए क्या हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की समत दुरुस्त नज़र आती है आपको और मुस्तकिल नज़र आती है? देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। वजारत ख़जाना जो है उसने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के माशी मुस्तकबिल का फैसला करना है। ये कोई दुकान या खोखा नहीं है कि हर 2, 4, 5 महीने के बाद उसका मालिक जो है वो बदल दिया जाए, टीम जो है वो बदल दी जाए। अगर कुछ नताइज हासिल करने हों तो वो हम कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है, यानी कि एक पूरा तरीका कार है, उसकी एक पूरी हिकमत अमली है और उस हिकमत अमली के अंदर रहते हुए पहले आप एक माशी टीम तश्कील देते हैं, फिर वो कई महीने बैठती है, मंसूबा बंदी करती है और उन मंसूबों के ऊपर फिर कई और मजीद महीने लगते हैं, अमल दरामद होता है और फिर कहीं जाके नताइज सामने आते हैं। अभी आप देखिए कि पिछले 33 महीनों में 4 दफा तो वजीर खजाना साहब जो हैं वो बदले जा चुके हैं, 5 दफा जो है वो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस बदले जा चुके हैं, इसी तरह 4 या 5 मरतबा जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वो बदले जा चुके हैं, 4 या 5 दफा जो SECP के चेयरमैन है वो बदले जा चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लगता है कि अभी वो जो फेज 1 है, यानी कि अभी टीम तश्कील दी जा रही है और हमारी उम्मीद है, दुआ है कि अब जो टीम आ रही है वो कई महीने उसको लगेंगे मंसूबा बंदी के लिए, फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल होगा, कई महीने लगेंगे। तो जो बाकी टेन्योर बचा है PTI के अंदर, उसके अंदर मुमकिन नहीं लग रहा कि कोई नताइज सामने आ पाएंगे। अच्छा फ़रूख सलीम साहब, टैक्स वो वर्ड है जो आज भी आवाम को ज़ाहिर हॉन्ट करता है सारी सूरत हाल में जब अफोर्डेबिलिटी उनकी बहुत कम है। अब एक तरफ शौकत तरीन साहब कहते हैं कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, नए टैक्स नहीं लगेंगे, दूसरी जानिब ये भी इत्तलात आती हैं कि पेंशन और ग्रेजुएटीज़ पर भी टैक्स लगेगा। तो किस किस्म के टैक्स लगते हुए देख रहे हैं आप इस बजट में? क्या नए टैक्स लग रहे हैं, टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहे, क्या सूरत हाल है ये? देखिए, बदकिस्मती से हुकूमत के पास वो जो इकोनॉमिक्स में टर्म इस्तेमाल की जाती है फिस्कल स्पेस, यानी कि उसकी जेब में पैसा नहीं है। अब मैं कुछ दिनों पहले जब रोड पे देख रहा था तो एक रक्शे के पीछे लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया, दिल चाहता है दुनिया खरीद लूं लेकिन जेब कहती है कुछ होश में आओ। हमारी हुकूमत के रियली जेब में पैसा नहीं है। ऐलानिए तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं और फिर साथ ही साथ IMF के पैकेज का भी मामला है। अब 16 फरवरी इसी साल हुकूमत पाकिस्तान, वजारत ख़जाना ने
IMF के साथ मुआहदा किया था और उसके 3 बड़े सतून जो थे वो था कि एक 1200 अरब का इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, तकरीबन 900 अरब रुपए के इजाफी बिजली के बिलों की मद में इजाफी फंड्स जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे, जिसका मतलब ये था कि तकरीबन 6 रुपए फी यूनिट कीमत बढ़ाई जाएगी। और फिर साथ ही साथ कोई 600 अरब रुपए का एक पेट्रोलियम लेवी की बात हो रही थी, यानी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर कोई 25 से 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये मुआहदा तो हुकूमत पाकिस्तान ने कर लिया है। अब उस दौरान हमारा वजीर खजाना जो है वो नए आ गए हैं। अब वो वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि हम टैक्स भी नहीं बढ़ाएंगे लेकिन रेवेन्यू जो है वो बढ़ा लेंगे। तो वो किस जादू की छड़ी का इस्तेमाल करेंगे कि टैक्स भी ना बढ़ाया जाए और हुकूमत की आमदन भी बढ़ जाए, ये वक्त ही बता पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी मौशी सूरत हाल पर अपनी माहिराना राय और तजिए से हमें आगाह कर रहे। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में एक बड़ा पुरस्कार वाक़या रूनुमा हुआ। एक रेंज रोवर गाड़ी में सवार एक शख्स ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ये वाक़या फुटेजेस में रिपोर्ट हुआ, मुख्तलिफ लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया। उसके बाद इस वाक़े से मुतालिक मुख्तलिफ कहानियाँ, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहे, लेकिन वो कहानियाँ कुछ इस तरह की थीं जो मुबैना तौर पर तो करार दी जा सकती हैं, क्योंकि उनकी हकीकत क्या है वो अभी तक पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। आज ये बात सामने आई है कि जिस शख्स जो रेंज रोवर ड्राइव कर रहा था वो शख्स पहले से भी मुख्तलिफ फ्रॉड के मामलात में मुलव्वस पाया गया। एक फुटेज जिसको 1 महीना पहले की बताया जा रहा है, एक पेट्रोल पंप पर वो रुका, गाड़ी में फ्यूल डलवाने के बाद बगैर पैसे दिए वो वहां से भी फरार हो गया, जिसके बाद कल की ये वीडियो सामने आई है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से भी तहकीकात की जा रही हैं। ये फुटेज में देखा भी जा सकता है कि रेंज रोवर इस शख्स ने पहले एक मोटरसाइकिल सवार शख्स को कुचला, उसके बाद जब लोग वहां पर इकट्ठे हुए उस मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश की, उसके बाद ये शख्स अवाम के उस गिरोह में से भी फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन चूंकि उस मोटरसाइकिल सवार की मोटरसाइकिल इस गाड़ी के नीचे थी, सड़क से रगड़ खाते हुए मोटरसाइकिल की टंकी में आग लगी, जिससे अल्टीमेटली इस शख्स की गाड़ी में भी आग लगी और फिर इसे गाड़ी रोकना पड़ी। इस वक्त पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है और जो कहानी मंजर यहाँ पर आई है वो कहानी क्या है और हकायक क्या है, इस पर बात करेंगे। सवाल हमारा इस सेगमेंट में इस कहानी से रिलेटेड हमारा सवाल ये है कि लाहौर में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, लेकिन असल कहानी क्या है? सबसे पहले ये सूरत हाल हम जानेंगे। नुमाइंदा हम न्यूज़ हसनैन चौधरी हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, सबसे पहले तो बताएं कि है क्या सूरत हाल, कौन ये शख्स है हमजा जिसका नाम बताया जा रहा है, वाकया क्या हुआ है? ये जी, ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि हमज़ा नाम का ये नौजवान जो था ये एक माल रोड पर वाक़या होटल में गया और वहाँ पर इसने ख़ुद को एक हसास इदारे का मुलाज़म शो करने की कोशिश की और कहा कि मुझे कमरा दिया जाए, जिस पर जो होटल की इंतज़ामिया थी उनको ये मामला मशकूक लगा। उन्होंने जब उसकी तहकीकात की तो उनको जो है ये शख्स मशकूक लगा, जिस पर उन्होंने 15 पर इतला दी तो पुलिस मौके पर पहुँच गई, जिसमें पुलिस में 2 जो अहलकार थे, जिसमें एक मुनव्वर और एक आशिक नामी कांस्टेबल था, जो वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने जब से पूछगछ की तो उनको भी ये शख्स जो है वो मशकूक लगा, जिस पर उन्होंने इसको साथ बिठाया और उसको थाना सिविल लाइन जो है वो ले जाने लगे। जब थाना सिविल लाइन के पास पहुंचे तो एक शख्स को जो है वो इसने होटल से ही कांस्टेबल उसकी गाड़ी में बैठ गया, जबकि एक जो कांस्टेबल था वो पीछे बाइक पर जो है वो गाड़ी के साथ साथ आता रहा। जब सिविल लाइन थाने के पास पहुंचे तो उस शख्स ने जो है वो साथ बैठे कांस्टेबल को एक रॉड पकड़कर डराने की कोशिश की और उसको कहा कि अगर आपने कोई बात की तो मैं आपको जो है वो रॉड के साथ मार दूंगा, या जान से मारने की भी धमकी दी और गाड़ी को जो है वो उसने स्पीड से भगा दिया। और इसी दौरान वो गाड़ी जो है वो मुस्लिम टाउन अंडरपास के पास ले गया, जहां पर गाड़ी अनबैलेंस हुई और पहले तो वो लेफ्ट साइड पे सड़क के साथ टकराई और फिर उसके बाद राइट साइड पर जो है वो फुटपाथ के साथ टकराई। तो इसी दौरान जो है वो उसका कांस्टेबल के साथ झगड़ा भी हुआ और उसको ज़बरदस्ती उसने नीचे फेंकने की कोशिश की। जब कांस्टेबल नीचे फेंका तो उसने गाड़ी जो है वो फुल स्पीड से वहाँ से जब भगाई तो उसका जो टांग थी कांस्टेबल की वो गाड़ी के नीचे आ गई। इसमें जो गाड़ी जब रुक गई तो उसको लोगों ने निकालने की कोशिश की। इसने पहले खुद गाड़ी से उतरकर इसने खुद गाड़ी को उठाने की कोशिश की, लेकिन पास जब लोग जो गुजर रहे थे उन्होंने रुककर जो है वो ज़्यादा तादाद में लोग हुए तो गाड़ी उठाकर कांस्टेबल को बाहर निकाला। तो इसी दौरान उसने फिर उसी हजूम से ज़बरदस्ती जो है वो गाड़ी में
बैठकर वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन जो सड़क के दरमियान लोगों ने गाड़ी, अपनी बाइक एक लड़के ने जो है वो खड़ी की थी, जो उसको गाड़ी को उठाकर नौजवान को निकालने लगा था, तो वो गाड़ी रेंज रोवर के नीचे आ गई जो मोटरसाइकिल थी। इसी दौरान वो मोटरसाइकिल को नीचे जो है वो कुचलते हुए गाड़ी को आगे भगाया, और उसमें जब चिंगारियां निकली तो टैंकी में पेट्रोल था, तो पेट्रोल के बायस जो है वो उसको गाड़ी को भी आग लग गई। यहाँ तक जो स्टोरी आपने हमें बताई है के लिए गाड़ी से बाहर, यहाँ तक जो स्टोरी आप हमें बता रही है तो फुटेज में भी हमें नजर आ रही है। अगर हम इसको डाइसेक्ट करें, पहली स्टेज पे जब होटल में कमरा बुक कराने ये शख्स गया, इसने अपने आप को हसास अदारे का शख्स बताया, तो वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या कि मामला मशकूक हो गया और होटल वालों से तलख कलामी हुई? क्योंकि नॉर्मली तो होटल वालों के पास कोई जाए, बेशक जो मर्जी तारुफ कराए, होटल वालों ने कमरा देना वो कमरा दे देंगे। हुआ क्या कि वहां पर तलख कलामी हुई? जी, तलख कलामी इस वजह से हुई, इसने अपने आप को जब हसास इदारे का मुलाजम शो किया तो इसने डिस्काउंट करवाने की कोशिश की कि मुझे जो है वो कमरा कम से कम कीमत पर दिया जाए, जिस पर इंतज़ामिया ने जो है वो इसके साथ इसको बताया कि ऐसे नहीं हो सकता, आप जो मर्जी इदारे से हैं या तो अपना कार्ड दिखाएं या अपना तारुफ करवाएं या किसी से बात करवाएं, जिस पर जो है ये अपना शख्स जो है वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सका, जिस पर उनको ये लगा कि ये शख्स मशकूक है। उस पर उन्होंने इतला दी और फौरी जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर पुलिस पहुंचने के बावजूद भी ये शख्स जो है वो बहसो तकरार करता रहा और पुलिस वालों को भी इसने अपनी असलियत नहीं बताई, जिस पर उन्होंने मशकूक जानते हुए उसको साथ लिया और थाने सिविल लाइन जो है वो ले जाने की कोशिश की। अगर होटल के अंदर भी इस कहानी के मुताबिक ये शख्स पुलिस वालों से बहसो तकरार करता रहा हसनैन, तो फिर पुलिस वाले जो 2 पुलिस एहलकार आप बता रहे हैं उनके कहने पे आराम से ये थाने जाने के लिए राजी हो गया और एक पुलिस वाले को उसने अपनी गाड़ी में भी उठा लिया, जबकि दूसरा पुलिस वाला बाइक पे शायद फॉलो कर रहा था, ये आगे था इनके। जी बिल्कुल, ये दोनों जो है वो पेट्रोलिंग पे थे, क्योंकि पेट्रोलिंग पर एक बाइक पर 2 पुलिस एहलकार एक टाइम में होते हैं और ये जो है वो उसी माल रोड के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जब 15 पर इतला दी जाती है तो सबसे पहले पेट्रोलिंग करने वाले जो एहलकार हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद सारे जो है वो वाक़े की सूरत हाल को देखते हैं। अभी भी यही हुआ इस केस में, ये दोनों जो मुनव्वर और आशिक नामी एहलकार हैं ये मौके पर पहुंचे और इन्होंने जब इंतज़ामिया की बात सुनी और उस शख्स से बात करने की कोशिश की तो उसने भी ये दोनों एहलकार ही मौजूद थे, जिस पर उन्होंने उसको अपने साथ लिया और उसको कहा कि आपको थाने लेकर चलते हैं। जब थाने लेकर जाने लगे तो थाने के पास पहुंचे तो इस शख्स ने, यह भी हमें पता चला है कि 2 लाख रुपए की ऑफर भी की कि आपको मैं 2 लाख रुपया देता हूं कि आप मुझे जो है वो यहाँ पर छोड़ दें, लेकिन उसके बाद जो है वो उन दोनों के दरमियान बहस व तकरार शुरू हुआ। कांस्टेबल ने कहा कि मैं आपको थाने लेकर जाऊंगा, वहाँ पर जाकर जो है वो सारी बात होगी, जिस पर उसने गाड़ी वहाँ से फुल स्पीड से भगाई, जो कि तकरीबन ये जो हादसा पेश आया ये थाना सिविल लाइन से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है, क्योंकि रेंज रोवर गाड़ी है और बड़ी गाड़ी है और उसकी स्पीड भी खासी अच्छी है। तो उस शख्स ने गाड़ी स्पीड से जो है वो वहाँ से भगाई और जब मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब पहुँचा तो उस पर उसकी गाड़ी जो है वो संभल नहीं सकी, जिसके बाद वो तो हसनैन ये जो बहसो तकरार उस शख्स में और पुलिस एहलकार में हो रही थी, उस वक्त पुलिस एहलकार तो उसके साथ गाड़ी में मौजूद था उसकी, तो फिर किस तरह से उसने उस तेज रफ्तार चलती गाड़ी से उस पुलिस एहलकार को, गाड़ी भी चला रहा है, उस पुलिस एहलकार से बहस भी कर रहा है, फिर उसे गाड़ी से उतारने की कोशिश भी कर रहा है, ये किस तरह से सारा वाकया पेश आया? जी, ये पुलिस के मुताबिक जो हमें बताया गया है, पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि उसने एक रॉड पकड़ लिया लेफ्ट हैंड में। जब रॉड पकड़ा, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो सिर्फ एक्सीलेटर के साथ चलती है, तो उसने एक हाथ में रॉड पकड़ा हुआ था और एक हाथ से जो है वो गाड़ी स्पीड से चला रहा था। पुलिस एहलकार जो साथ मौजूद था वो अपनी जान बचाने के लिए और साथ कोई नुकसान ना हो जाए उससे बचने के लिए उसने जो है वो एक दफा यही जो है वो मुनासिब समझा कि वो गाड़ी में ही हसन तवक्कुफ कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे मैं ज्वाइन किया है सुहेल सुखेरा साहब ने, DIG PIO पंजाब पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल सुखेरा साहब वक्त देने के लिए। सर, क्या वाकया है, पुलिस की जानिब से अभी तक क्या तफ्तीश की गई है, कौन शख्स है और हुआ क्या असल में? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये हमजा साहब जो हैं ये पहले एक हमजा टेक्सटाइल थी फैसलाबाद में, उससे ये एसोसिएटेड हैं और उसके बाद ये प्रॉपर्टी वगैरह का और गाड़ियों का काम एज अ बिजनेस ये कर रहे थे। ये कल आए हैं हमारी होटल में और वहाँ पे ये बुकिंग इन्होंने करवानी थी, तो उसमें जो इनका ID कार्ड था दैट वाज एक्सपायर्ड, तो जिस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन की है उसमें इनकी थोड़ी सी तलखलामी वगैरह हो गई है, तो उस पर इन्होंने अपने आप को फिर इंट्रोड्यूस भी गलत किया फेक, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने आके ने थाने में ले गए कि जी बताएं ये सारी इंटेरोगेशन करने के लिए। तो फिर इनका व्यू ये था कि जी इसमें कुछ ये मैं कुछ ऐसे कीमती चीज़ें थी जिसका डिलीवर करना ज़रूरी था,
और जो हमारे एक हेड कांस्टेबल हैं मुनव्वर, उन्हें इन्होंने फिर बीच में बिठाया और ये अबडक्ट कर दिया। और पता नहीं ये हाई थे क्या था उस वक्त, और ये नर्वस हो गए हैं, गॉड नोज। तो जब ये गए हैं तो इनकी फिर स्कफल हुई है, जिसमें फिर इन्होंने गाड़ी मार दी अंडरपास में मुस्लिम टाउन में, और जिससे वो हमारा जो हेड कांस्टेबल है वो इंजरीज हुई हैं, उन्हें फ्रैक्चर हुआ है। और इसी तरह फिर जो मोटरसाइकिल थी, व्हेन ही ट्राइड टू एस्केप, तो वो स्टक हो गई, जिसकी वजह से फ्रिक्शन से वो कोई आग लगी है, जिसने गाड़ी ने आग पकड़ ली। दैट इज दी प्राइमा फेसी। अभी ये एग्जैक्ट चीज है, अभी इनका रिमांड लिया है, तो इसमें फर्दर डिटेल्स जो है वो हम लोग वेरीफाई सारी कर देंगे। सर, हमें हिस्ट्री का भी कुछ पता चला है कि पहले भी कुछ वाकयात ऐसे फ्रॉड के कोई फुटेज है फैसलाबाद से, गालिबन पेट्रोल पंप पर फ्यूल डलवाने के बाद बगैर पैसे दिए फरार हो गए, तो क्या पहले भी केसेस हैं इस शख्स पर? जी, ये थोड़े से इनका कंडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिजायरेबल नहीं है, और ये बिल्कुल अभी भी देखे ना, ये काफी ज्यादा झूठ बोला, इवन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ रूम। तो ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा ज्यादा नहीं किया इन्होंने, और इस तरह की चीजें हैं इनकी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो सर चार्जेस फिलहाल वैसे क्या लगाए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की जानिब से इन पर, और क्या मजीद इसमें डेवलपमेंट्स होंगे? ये एक तो इसमें क्योंकि वो हमारा जो मेजर चार्ज है इस पे, वो जो मुनव्वर खां हमारे एचसी हैं, वो उन्हें ही ट्राइड टू रन हिम ओवर, और जिसकी वजह से उनकी टांग वगैरह फ्रैक्चर हुई हैं। तो वो प्राइमा फेसी तो ये यही है, 324 का सेक्शन लगा है। इसके अलावा इन पे 171 और 170 है, जो पर्सोनेशन का होता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो वो है। और कंप्लेनेंट इसमें हमारे जो वो एचसी हैं मुनव्वर साहब, वो ही हैं। तो अभी ये हैं, लेकिन जो गाड़ी का वो नंबर इन्होंने लगाया हुआ है उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो भी गालबन शायद दुरुस्त नहीं है, तो फिर वो सेक्शंस भी इसमें नेचुरली ऐड हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल सुकैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन चौधरी, आप हमें सारे वाक़े की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, PSL 6 का एक मरतबा फिर से मेला सजने को तैयार है, सीटी बजने को है। इस हवाले से भी कुछ इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, PSL 6 के हवाले से एक मरतबा फिर से रौनकें बहाल होने को हैं। कोरोना वायरस की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तातुल का शिकार हुआ अब दोबारा से अबू ज़हबी के अंदर PSL 6 के बकिया मैचेस का इनेकाद होने जा रहा है। इस हवाले से टीम्स भी पुरजोश हैं, शायकीन भी पुरजोश हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब वक्त देने के लिए। सर, फिर PSL 6 अपने नाम कर रही है लाहौर कलंदर्स? थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, और जिस तरह की हमारी जो कोर टीम जो डेवलप हुई है, सो अब तगड़ा मुकाबला करेंगे बाकी टीमों के साथ। इंशाल्लाह फैंस को खुशियां मिलेगी, अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। अच्छा आतिफ राना साहब, लाहौर कलंदर्स को हम सीजन 1 से ऑब्वियसली इस टीम को देख रहे हैं, मेहनत करते हुए देख रहे हैं, और फैंस की जो एक डिफरेंट किस्म की एफिलिएशन है वो लाहौर कलंदर्स के साथ है। इस मरतबा इस सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर भी आती रही है। स्ट्रेटजी वही रहेगी जो सीजन के स्टार्ट से, या कुछ तब्दील हुई है स्ट्रेटजी? नहीं, स्ट्रेटजी तो ऑब्वियसली वही है जो कि ऑब्वियसली एक जीत की स्ट्रेटजी है। मैं आपको बताऊं कि पहले 3-4 सीजन हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने प्रोसेस को अपने जो है ना वो उस पर काम जारी रखा। और आपको पता है, जब आप ग्रास रूट लेवल पे प्रोसेस पे काम करते हैं तो उसके अंदर टाइम लगता है, और 2-3 साल हमें लगे। लोगों ने बहुत हमारे पे तनकीद की, लेकिन इवेंचुअली 5वें सीजन में जाके हमारा वो प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ, जब हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, फ़खर जमान, सुहेल अख्तर, हमारे जो कि अभी सारे हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। सो उसके साथ साथ मोहम्मद हफीज जैसे लेजेंड की खिदमत भी हमें मिल गई, फिर बेन डंक भी आ गए, फिर उसके बाद डेविड वीजे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो हम समझते हैं कि हमारा जो कोर ग्रुप है ना वो इंटैक्ट है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा मुकाबला करेंगे। अच्छा आतिफ राना साहब, ओवरऑल जो PSL का ये सीजन है, ज़ाहिर है कोविड की वजह से डिले हुआ, अब दोबारा हो रहा है, तो ये जो अब दोबारा कंटिन्यू हो रहा है, इसके इंतजामात से आप मुतमईन हैं? सारी चीज़ स्मूथ चल रही है अब अबू ज़हबी में?
देखिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, मेरा ख्याल है क्रेडिट ज़्यादा पीसीबी की मैनेजमेंट को, स्पेशली मानी साहब को, सलमान नसीर को, जो ईद से पहले वहाँ पे चले बैठे हुए हैं और वहाँ से उन्होंने ग्राउंड पे बैठ के सारा काम किया। सो चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज ऑब्वियसली आपने पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट किया उधर और टाइम आपके पास था नहीं, बीच में ईद की छुट्टियां थी, उसके अलावा एक और पॉलिसी यूएई गवर्नमेंट की आ गई पाकिस्तान इंडिया को लेके। सो उसकी वजह से काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन इवेंचुअली ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अच्छा राना साहब, यहाँ पर प्लेयर्स के हवाले से भी बायोसिक्योर बबल में थे, आइसोलेशन में थे, और कोविड के दौरान हमने जितने भी इंटरनेशनल मैचेस देखे उसमें भी प्लेयर्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज भी ऑब्वियसली इस आइसोलेशन में और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सामने आ जाते हैं। तो प्लेयर्स के हवाले से क्या तासुरात का इजहार किया जा रहा है इन सारी सख्तियों में भी? देखिए प्लेयर्स जो है वो प्रोफेशनल है और अब ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गया कोविड की सिचुएशन को, और वो पूरी दुनिया में खेलते हैं, अपने कंट्रीज की तरफ से भी खेलते हैं और लीग्स की तरफ से भी खेलते हैं। सो वो भी काफी यूज टू होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली इस दफा हमारा कोई 8-10 दिन का क्वारंटीन था, 7 डेज था अबू धाबी में और 3 दिन का 2 दिन का लाहौर में था। बट ये कि वो अपनी अपनी उसमें से मसरूफियात जो है उसमें ढूंढ लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी फैमिली से गपशप मार लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अब जब से वो बबल से बाहर आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अपबीट है, होपफुल है और बहुत ज़्यादा इस बात पे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, स्पेशली लाहौर कलंदर्स के प्लेयर, कि वो इस दफ़ा पूरी जान लड़ा के ट्रॉफी जीतने की कोशिश करें। राना साहब, एक राय ये भी आ रही थी कि क्या बहुत ज़रूरी था इस सारी सूरत हाल में PSL 6 को कंटिन्यू कराना? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए बात यह है कि मानी साहब ये कहते हैं कि हमने इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है। अब जब नंबर 1 लीग बनने के लिए कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा लास्ट ईयर IPL जो है अब इंडिया में नहीं हो पाई थी तो उन्होंने UAE में करवा दी। सो इस दफा हमने जब पाकिस्तान में करवाने की कोशिश की तो अनफॉर्चुनेटली हम उस बायोसिक्योर बबल जो है उसको मेंटेन नहीं कर सके। अब टूर्नामेंट तो होना था, अब टूर्नामेंट के लिए जो विंडो अवेलेबल थी वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जून की थी। हमने पाकिस्तान में ही कराना था, कराची में उस वक्त थोड़े से बेहतर गर्मी के हालात होते हैं, लेकिन NCOC की तरफ से परमिशन नहीं मिली PCB को। तो फिर हमने भी उनको सजेस्ट किया कि आप इसको UAE में कराने पे कंसिडर करें। सो अब क्योंकि जो बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपके सेंट्रल पूल के हैं वो लीग के इनेकाद से जुड़े हुए हैं। फ्रेंचाइज तो पहले आपको दे देती है, अपनी जो फ्रेंचाइज फी होती है, जो बाकी के जो सेंट्रल पूल से जो रेवेन्यू आना है वो सारे का सारा अटैच है इसके साथ, आपकी लीग की हैपनिंग के साथ। तो अगर आप इसका इनेकाद नहीं कराते तो वो सफर करता है और फिर आपको दोबारा विंडो कब मिलती है ये नहीं पता। तीसरे भी बात ये है कि हमारा ये राइट साइकिल है, 3 साल का राइट साइकिल होता है जो एंड हो रहा है। अगले 3 साल के लिए इस साल राइट जाने हैं तो वो भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। तो मेरे ख्याल में किसी भी पूरी टीम की बड़ी मेहनत है कि उन्होंने इसका इनेकाद जो है वो यकीनी बना रहे हैं। अच्छा आतिफ राना साहब, वैसे बायोसिक्योर बबल की तो बात हो रही थी, बबल लाहौर कलंदर्स की बड़ी मशहूर हो गई बैन डंग से, तो बाकी तमाम प्लेयर्स में वो च्युइंगम डिस्ट्रीब्यूट करती हुई है अगले मैचेस के लिए? हमारे तो सारे फैंस ने भी खा लिए वो च्युइंगम, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब डंक ने बबल बनाई तो उसके बाद पूरी दुनिया बबल में आ गई। सो ऐसे ही है, आप देखें पूरे सारे च्युइंगम भी खा रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ग्राउंड में अपना 100% भी देंगे। वो तो डेफिनेटली लोगों की दुआएं भी जो लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं, लाहौर कलंदर्स के साथ ही हैं। फवाद राना साहब नजर आएंगे हमें अपनी टीम को बैकअप करते हुए? फवाद भाई बिल्कुल उनकी दुआएं पूरी टीम के साथ हैं। असल में उनको कोविड हो गया था, उसके बाद से वो ट्रैवल नहीं कर रहे, वो कतर में ही है। तो देखें अभी क्या बनता है आगे, अगर इंशाल्लाह क्वालिफायर में गए तो डेफिनेटली फवाद भाई को इनवाइट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा राना साहब, लास्ट सीजन में तो कराची किंग्स के साथ काफ़ी अच्छा मुकाबला रहा लाहौर कलंदर्स का, इस दफ़ा क्या एनविजन कर रहे हैं? फाइनल में पहुंचने का टारगेट तो डेफिनेटली हर टीम का है, किस टीम के साथ तगड़ा मैच एक्सपेक्ट करेंगे आप? देखिए सारी टीमें तगड़ी है, मैं आपको बताऊं, बिकॉज हमारी यही तो ब्यूटी है PSL की, इसमें कोई माठी टीम नहीं, कोई अच्छी टीम नहीं, सारी बहुत अच्छी टीमें हैं। एट एनी गिवन डे जो अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली कराची लाहौर से बड़ा फाइनल तो नहीं हो सकता। तो एक फाइनल हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके, सो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अगली दफा आए तो फिर तगड़ा मुकाबला करने की कोशिश करें। यानी आपका टारगेट ये है कि जो उधार रह गया है पिछले PSL में वो चुका दें PSL 6 में? वो चुका दें, देर ना करें। अच्छा राना साहब, आखिर में लाहौर कलंदर्स के जितने भी फैंस आपको देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? देखिए पैगाम, एक तो हम लाहौर कलंदर ने ये वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने यहाँ पे अपना वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया कोविड के हवाले से। कोविड का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बाकी चीजों में तो हुआ है, बट क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। स्पेशली कलंदर्स लाहौर में अपने होम ग्राउंड के सामने खेल नहीं पा रहे। सो कोशिश हमारी ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम अगले 6 महीने में पूरे लाहौर को वैक्सीनेट करें।
ताकि नेक्स्ट PSL जो है वो लाहौर के अंदर पॉसिबल हो। सो उन फैंस को मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ग्राउंड पे हम काम करेंगे और ग्राउंड से बाहर आप अपनी सेहत पे काम करें और कोरोना से आपने डरना नहीं है, लड़ना है और कोरोना से आपने वैक्सीनेशन से अपने आप को ज़रूर लगवानी है। यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, आप इतने खूबसूरत पैगाम के साथ हमारे साथ आप मौजूद थे। यकीनन लाहौर कलंदर्स के फ़ैन लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए दुआ गो भी हैं और उसके साथ साथ हम सब फवाद राना साहब की भी स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ गो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।